वेलकम बैक नाज़रीन। आपने पहला सेगमेंट हमारा देखा, उसमें हमने पाकिस्तान के हालात और सियासत को कवर किया, और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि उसके साथ साथ हम कनाडा के जो मुकामी मसाइल हैं कम्युनिटी के और जो लोगों के, उसको भी हम डिस्कस किया करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान अदनान अलवी साहब, लाइफ टाइम रियल्टर्स इनकी ब्रोकरेज है रियल स्टेट की, उसके प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा बिल्डर भी हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है कनाडा में रियल स्टेट की, काफ़ी स्लो हुई है, मॉर्गेज रेट्स बहुत, इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है जिसकी वजह से मॉर्गेज बहुत ज़्यादा हो गई है और सेल परचेज़ काफ़ी कम हुई है। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये सूरत हाल कब तक रहेगी और इसमें कब बेहतरी आएगी। मतलब ये कि कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है कि आपने कोई घर सेल करना है या आपने परचेज़ करना है, तो वो इस सारी सूरत हाल के अंदर परेशान है। अदनान अलवी साहब, वेलकम टू प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका और टाइम्स टीवी की पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर कुछ बातचीत कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। आप बस आपसे हमने यही जानना हम चाहते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है यहाँ पे, और काफ़ी आपको पता कीमतें भी मेरे ख्याल 20% के करीब तो डाउन हुई हैं। जी बिल्कुल हुई हैं। और जो एक बड़ी तेज़ी थी मार्केट में वो बिल्कुल एकदम स्लो डाउन हो गई है, और लोग जाहिर है कि इसके अंदर परेशान भी हो गए हैं क्योंकि किसी ने बेचनी है चीज़, किसी ने लेनी है, और इंटरेस्ट रेट जो बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं और वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। मॉर्गेज बढ़ गई, जिनके पास वेरिएबल थी वो ज़्यादा हो गई है जी हाँ, और अगर कोई फिक्स लेना चाह रहा है तो वो भी नहीं ले सक रहा क्योंकि अगले 5 साल के लिए वो फिर रुक जाएगा कहीं 5-6% पे। तो ये बताइए कि इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये सूरत हाल कब बेहतर हो? क्या इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है या अभी यहीं रुकेगा या साल डेढ़ ये सूरत हाल ऐसे ही रहेगी? देखिए, इसमें आपने एक ही सवाल के अंदर जो है ना वो कई सवाल कर दिए हैं बेसिकली। तो इसका मैं बताता हूँ आपको। पहले हम मार्केट डिस्कस करें अगर, कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से पहले क्या मार्केट थी। आप सब जानते हैं कि इस तेज़ी से ऊपर जा रही थी कि एक स्ट्रीट में माने कि अगर 1.2 मिलियन का घर बिका था तो एक महीने बाद उसी स्ट्रीट पे सेम घर बिक रहा है तो 1.3 का बिक रहा है। तो वो भी जो चीज़ थी वो इतनी आर्टिफिशियल थी अगर उसको कह लें, कि क्या था कि लोग पैसे लेके बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए थे और एक ही घर के ऊपर वो ऐसे टूटते थे कि जैसे इसके बाद अब घर मिलेंगे ही नहीं ना। आपको भी याद होगा क्योंकि आप भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं इन सारी चीज़ों में, कि वो एक ही घर के ऊपर 20-20 ऑफरें आ रही हैं जनाब, और वो पता चला उसने लगाया तो मिलियन का है, वो 1.3 मिलियन का जाके बिक रहा है। तो ये जो सिचुएशन थी ना ये भी ठीक नहीं थी असल में, और इसके भी कुछ रीजंस थे, अगर कभी होगा तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। पर यह है कि लोगों का पैसा उस वक्त ज़्यादा था, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी कोविड के टाइम पे लोगों की जेबों में पैसे ज़्यादा थे और कहीं स्पेंडिंग हो नहीं रही थी, तो वो लोग यही कह रहे थे कि यार कुछ नहीं, चलो रियल एस्टेट में ही इसको लगाया जाए। तो वो भी ठीक नहीं था, दैट इज़ एबनॉर्मल बेसिकली। अगर आप ओवरऑल देखें तो जो यहाँ की जो मार्केट है GTA की, या इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें लाइक नायग्रा, लंदन, ओंटारियो तक भी लेके जाएं, तो यहाँ का एवरेज जो है वो 10% है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का 20 ईयर्स का एवरेज निकालें तो वो 10% ग्रोथ का है, और वो स्टडी ग्रोथ ही कहलाती है। जाहिर है वो उस वक्त एकदम से बढ़ गई, और आप कह लें कि वो एक साल के अंदर ही 30-40 कई जगहों पर 50% की भी ग्रोथ हो गई प्राइस में। तो इट्स ऑल आर्टिफिशियल ना, तो उसने तो नीचे जाना ही था। ठीक है, गवर्नमेंट ने जैसे जैसे फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया तो फिर वो मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आती गई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्रैश कर गई, कंट्रोल में आई है असल में। फॉरेन इन्वेस्टर्स पर भी पाबंदी लगाई जी, वो भी एक फैक्टर था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर ये है कि वो भी इनका था कि कुछ चेंजेस करने वाले थे, कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है उसमें भी चेंजेस कर रहे थे, की नहीं उन्होंने कुछ चेंजेस। जो बिल्डर से लोग बुक करके और राइट अवे असाइनमेंट पे बेच रहे थे उसमें भी कुछ चीज़ें उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की है। ये सारे अवामिल के साथ जो है फिर वो प्राइस जो है वो उस तेज़ी से बढ़ना ना सिर्फ रुकी, बल्कि प्राइस जैसे आपने कहा कि 20 और कुछ इलाकों में उससे भी ज़्यादा 25% नीचे डाउन चली गई। तो अभी आप किस तरह देखते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त मज़ीद बढ़ेगा या अब नहीं बढ़ेगा, यहाँ रुक जाएगा, फिर नीचे आने के भी इम्कानात हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से अभी जो इन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं ना, वो जो डोज देनी थी वो एक साथ ही सारी डोज लगा दी असल में।
ठक 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 करके उन्होंने एकदम बढ़ाते चले गए जब, तो उससे हुआ ये कि अब आप देखिए कि इन्फ्लेशन भी जो है वो इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से नीचे आया है। और अभी जो फरवरी के जो डेटा मार्च में आया है उसमें इन्होंने बताया कि ये तकरीबन 5.2% पे है इस वक्त। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 3 महीनों में, ये मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि ये तकरीबन जो है वो 3 में की सीरीज में आ जाएगा। अच्छा। ये भी 3.8 3.5 इस तरीके से नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि वो इसको वापस 2% पे लाना चाहती है, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की अभी चीज़ें चल रही हैं उसमें इंशाल्लाह ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आ सकता है। 2% की रेंज में ये आ सकता है। ठीक है। एक दफ़ा जब वो आ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट जो है फिर इंटरेस्ट रेट को वापस जो है रिव्यू करना शुरू करेगी। देखिए बात असल में ये है कि जब इन्फ्लेशन 2% पे था हमारा पहले बढ़ने से पहले, तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट भी 2-3% के बीच में ही था। तो ये हो नहीं सकता कि इन्फ्लेशन वापस 2 पे आ जाए और इंटरेस्ट रेट 6 पे बैठा रहे, वो हो नहीं सकता। तो उसने भी ग्रेजुअली नीचे आना है, लेकिन अब कब आना है ये तो कहना मुश्किल है। पर जो एक्सपर्ट हैं जिनसे हमारा डिस्कशन वगैरह रहता है वो यही कहते हैं कि मे बी मिड ऑफ 2024 ये नीचे आना शुरू होगा। कुछ जो ऐसे भी लोगों की राय है वो ये कहते हैं नहीं इस साल के एंड से ही ये कुछ नीचे भी ला सकते हैं। पर इट्स ऑल आपके पता है ये सब अंदाजे हैं। कोई चीज़ जो गवर्नमेंट ने करना है वो भी गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं कर सकती। आप पता ना फैक्टर्स होते हैं उसको डिसाइड करने के लिए कि यार करना क्या है। तो बहरहाल ये है कि इस दफ़ा जो इन्होंने अभी नहीं बढ़ाया इस मार्च में अभी, तो उससे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि लोगों को ये आस बन गई है अब कि शायद ये अब नहीं बढ़ाएंगे। पर दिस इज़ नॉट फाइनल, स्टिल गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है और उसको होल्ड भी कर सकती है इस वक्त। राइट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा यानी एक टाइम है जिसके अंदर के एक कन्फ्यूजन और ये रहेगा जी, और मार्केट डाउन रहेगी। तो ये बताइए कि अच्छा इसमें आप बिल्डर भी हैं तो आप कोई नई प्रोजेक्ट ला रहे हैं आप? जी, हमारे पास जो है ना कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास मल्टी रेजिडेंशियल के टाउन हाउसेज वगैरह हैं जो हम लेके आ रहे हैं। पर क्योंकि मार्केट थोड़ी अभी अनसर्टेन है तो हमने उसको होल्ड किया हुआ है अभी। राइट। हम लेकर अभी उसमें बिल्कुल हमारे रेडी हैं, परमिट्स वगैरह सब रेडी हैं हमारे। वो कहाँ पर बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं हाईवे 402 जो है लंदन ओंटारियो से सार्निया की तरफ जब हम जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हाईवे पर एग्जिट है 25। ठीक है, इसके ऊपर एक सिटी है पेट्रोलिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक रॉ लैंड उठाई थी, इसको फिर हमने डेवलप किया है सिटी के साथ मिलके। अब हमारी सब परमिट्स वगैरह रेडी हैं। ये बेसिकली 16 टाउन होम्स हैं, अच्छा, फ्री होल्ड हैं। अच्छा। और टिपिकल वही 2 स्टोरी टाउन होम्स हैं, अच्छी है। बड़ी लॉट के ऊपर 2000 स्क्वायर फीट के टाउन होम्स हैं ये। अच्छा, ये हम लेकर आ क्या रहे हैं। एवरेज प्राइस क्या होगी? मतलब ये कि आप एक टाउन हाउस जी देखिए, जब ये प्राइस हाई थी हम उस वक्त प्राइसिंग कर रहे थे तो तकरीबन 800,000 पर हम सोच रहे थे। ठीक है। पर मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि जब हम इसको, अब मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ईयर मार्च वगैरह में हम सोच रहे हैं इसको लॉन्च करने का। ठीक है, तो हो सकता है प्राइस हम इसकी 7-7.5 के बीच में ठीक रखेंगे। पर इट्स ऑल डिपेंड उस वक्त की क्या मार्केट सिचुएशन है ना, ठीक उसके है, ऊपर जाएगी ये। बिल्कुल ठीक है। तो इधर जीटीए में भी कुछ फिलहाल प्रोजेक्ट आपके आएंगे या नहीं? अभी नहीं। हमारी जो ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है ना वो है हमारी इंडिविजुअल इंडिविजुअल कस्टम बिल्ड होम में। ठीक है, हमने इससे पहले भी बनाए हैं और अभी भी हमारे पास लैंड्स रेडी हैं, परमिट वगैरह आ गए हैं। हम जो है अभी ब्लू माउंटेन्स और कॉलिंगवुड एरिया में काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास तकरीबन इस साल जो हम शुरू करेंगे तकरीबन 10 कॉटेजेस हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें नेक्स्ट मंथ में 4 कॉटेजेस हम शुरू कर रहे हैं। राइट, बाकी की फिर वो सिटी के साथ पेपर वर्क वगैरह चल रहा है। ठीक तो ग्रेजुअली फिर जैसे जैसे वो आएंगे तो फिर हम उनको लेके आएंगे। ये आप समझ लीजिए कि तकरीबन लग्जरी कॉटेजेस हैं 3000 से लेके 5000 स्क्वायर फीट तक के कॉटेजेस हैं। और ये हम खुद बना रहे हैं इसको, मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्री कंस्ट्रक्शन में लेके जा रहे हैं इसको, हम खुद बना रहे हैं और खुद बनाकर बेचेंगे इसको। ठीक है, इसमें हम, अगर आपके जो भी इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं प्रोग्राम और उनकी इंटरेस्ट के लिए मैं ये बात ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे
कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। तो एज ए बिल्डर हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए हमारे साथ और हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बने। और आप पता है कि एक्चुअल में बिल्डर्स का प्रॉफिट तो आप पता है सबसे ज़्यादा होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो हम अपने व्यूअर्स को चाहते हैं कि वो आए इस वक्त हमारे साथ और हमारे इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करें। अच्छा, पार्टनरशिप में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो पार्टनरशिप में है वो $100,000 की है। जी ठीक है। और यानी टोटल कितनी उस प्रोजेक्ट की अमाउंट कितनी होगी जिसमें 100,000? ये जो इसमें समझ लें कि अगर वो 100,000 लगाते हैं तो तकरीबन उनका 10% का शेयर बनेगा उस एक कॉटेज के अंदर। ठीक है जी ठीक है। तो इसका मतलब है कि $1 मिलियन बेसिकली अगर 100% का शेयर $1 मिलियन का है, ठीक है, तो उसमें से हम 100,000 10% शेयर दे रहे हैं। ठीक है। वैसे हाउसिंग की आप क्या समझते हैं, ज़रूरत तो बहुत होगी क्योंकि जो पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की है गवर्नमेंट ने कि अगले 3 साल की बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं जी। तो अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि क्या ओंटारियो का जो आप समझते हैं कि जो इनका ये लोड ले सकते, ज़्यादातर लोग यहीं आते हैं जी, और क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है, इनकी हाईवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये बहुत ज़्यादा लोड नहीं हो रहा है इस सूबे के ऊपर? देखिए ये तो अगर मैं कुछ बोलूँगा तो पॉलिटिकली बात पॉलिटिकल ना हो जाए, पर ये बात आपकी सही है। हम भी इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि दूसरे सूबों की तरफ भी लोगों को, या वहाँ भी कुछ डेवलपमेंट वहाँ करें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डालें ना। हाँ, यहाँ पर डालें, यहाँ पे डालें, रोड्स लेके आए। सर आपको पता है हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ कितना कौन सा वर्ड मैं यूज़ करूँ कि इतना इस वक्त वो रिस्क पे आया हुआ है कि इमरजेंसी में आपको पता है कि लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे बेचारे बैठे रहते हैं और फिर उनको ट्रीटमेंट मिलता है जा करके। तो सबसे ज़्यादा आप देखें प्रेशर उसके ऊपर है। अभी अगर मिलियन बंदा और आ जाएगा तो आपके पास हॉस्पिटल्स और जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो तो सेम ही है, तो सारा प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा असल में। तो इसमें काम होना चाहिए मेरे हिसाब से, रोड्स और डेवलपमेंट है। और आप पता है अभी गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो का जो बिल 23 जो उनका कंस्ट्रक्शन का लेके आए हैं वो भी इट्स अ ह्यूज थिंग बेसिकली, और उससे यहाँ की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़ा बहुत काम आने वाला है बेसिकली। मैं समझते बहुत बूम करने वाली है। ठीक है। तो जो ट्रेडर्स हैं जो इसमें काम करते हैं उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है अभी कि बहुत काम है इस वक्त। और लोगों को जो मैं समझता हूँ प्रेडिक्शन है कि वो लोगों को मजदूर नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, लेबर शॉर्टेज हो जाएगी जितना काम अभी आने वाला है यहाँ पे। राइट, ठीक। तो अदनान अलवी साहब, इंशाल्लाह हम आपको अपने आने वाले प्रोग्रामों में भी शामिल रखेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैं अगर अपने ज़िंदगी पे नज़र डालूँ जो मैंने यहाँ गुजारी है, तो ये जो एक घर है ये उसकी इक्विटी है, वही मेरी सेविंग है। बाकी जो मैंने कमाया वो बस रूटीन में गुजरता है। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों के लिए ना, और अगर ये रुक गई तो फिर बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। लोगों की सेविंग्स किधर लगाएं, किधर उसको कैसे इंक्रीज करें, तो ये एक बड़ा अहम शोबा है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ लास्ट मोमेंट पे आपके साथ। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में भी बैठेंगे तो और कुछ डिटेल में कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। पर मैं ना एक बात करना चाहता हूँ, माशाल्लाह इस वक्त व्यूअर्स हमारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं, शायद स्कॉशिया बैंक ने रिलीज़ की थी वो। उसने ये कहा कि जो रिटायरमेंट के करीब जो लोग पहुँच रहे हैं ना, उसमें से आधे लोग ऐसे हैं, 50% लोग से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि वो ये समझ रहे हैं कि अब उनकी रिटायरमेंट कंफर्टेबल नहीं रहेगी, यानी कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे असल में। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसको हम लोगों को अपने रिटायरमेंट के लिए फोकस करना है फाइनेंशियली, और उसको देखना है कि हम किस तरीके से अपना ऑर्डर में आए। और जैसे आपने कहा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास इक्विटीज़ मौजूद हैं घरों में। अच्छा, मगर बात ये होती है कि जो हम इनकम अर्न करते हैं एवरी मंथ, उससे तो पता है कि वो घर के एक्सपेंसेस ही चलते हैं, उससे सेविंग नहीं होती। सेविंग एक्चुअल में हमारी पड़ी हुई है हमारी इक्विटी की सूरत में। और कोई भी पैसा आपको पता है अगर सेविंग हम अपनी बैंक में छोड़ दें अगर, यानी उसको इन्वेस्ट ना करें अगर, तो वो हमारे किसी फ़ायदे में नहीं रहती, बल्कि और हमें नुकसान देती है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर हमारी वैल्यू डीवैल्यू हो रही होती है, जो भी हमारे पैसे कह लें या इक्विटी होती है। तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो हम इससे बहुत अर्निंग भी ले सकते हैं,
अपनी वेल्थ भी ग्रो कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट को फाइनेंशियली कंफर्टेबल बना सकते हैं। Right. इस पे इंशाल्लाह फिर किसी और भी प्रोग्राम करेंगे। आज मैं एक्चुअली सुबह से ऑफिस में बिजी था तो मेरा गला भी काफ़ी बैठ गया। वैसे आप रिटायरमेंट, ऐसे एक जनरल सा सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद मेरा ख्याल है ये मिसिसागा वगैरह से निकल के ज़रा दूर नहीं चले जाना चाहिए? कोई लंदन में चले गए, सारनिया वो उधर चले गए, या कैलगरी की तरफ चले जाएं कि प्रॉपर्टी सस्ती है। जी जी। वैसे जब ये प्रॉपर्टी यहाँ बहुत महंगी हो गई थी ना, काफ़ी लोगों ने ऐसा किया, जी हाँ, घर यहाँ से बेचे और उधर जाके खरीद लिए। बिल्कुल सही। तो वो पैसे भी बच गए, प्लस वो कोई घर भी पेड ऑफ खरीद लिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी ना। तो उसमें एक बस फैक्टर रह जाता है, खासतौर पे हम साउथ एशियंस, आपको पता है कि हम लोग, हमारी बिल्ट ही ऐसी है शुरू से और ट्रेनिंग भी, कि हम अलग थलग रह नहीं पाते हैं असल में ना। हमको चाहिए हमारा समाज कह लें या सोसाइटी, दोस्त यार जिनके साथ हम बैठे हैं। तो अब ऐसा ना होना कि हम रिटायर हो गए हैं और हमारे बच्चे तो इन जगहों पे रह गए और हम कह रहे हैं कि यार हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाके कहीं रह जाएं। हाँ, तो फिर वो ये हमारे कल्चर में वो मज़ा नहीं देता। हमें तो चाहे आपको पता है जो ग्रैंड किड्स होते हैं उनके साथ एंजॉय करना है सारी चीज़ों को, तो वो एक टफ फैसला रहता है। कई लोगों ने किया है, लोग यहाँ से दूर दराज एरियाज में मूव हो गए, फाइनेंशियली वो सही हो गए हैं, क्योंकि वो यहाँ से बेच के, कई लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, पेड ऑफ घर ले लिया है वहाँ पे। ठीक है, उनकी मॉर्गेज नहीं जा रही है, मगर वो 2-4 साल में बंदे फिर परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार यहाँ तो कोई मिलता ही नहीं है, बातचीत करने वाला नहीं है, ये वो इस तरीके से ना। यहाँ पता है मसाजिद यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, हमारे देसी फूड, खाना पीना, एवरीथिंग, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत यहाँ पे ना। तो वही अगर आप नोवा स्कॉशिया में बैठ जाएंगे जाके तो मिलेंगी वहाँ भी, पर ये है कि यहाँ से काफ़ी कम हो जाएगा। पर ये है कि इंशाल्लाह कभी रिटायरमेंट या वेल्दी रिटायरमेंट पे एक प्रोग्राम आपके साथ करेंगे, तो उसमें फिर मैं टिप्स भी दूंगा कि कैसे और क्या किया जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अलवी साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको हम शामिल रखेंगे आने वाले प्रोग्राम में भी। तो नाजरीन, आज इस जगह पे मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।